जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बहुत स्पेशल क्लास है और करंट अफेयर्स की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। चाहे आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप यूपी आरओ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप यूपी पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन तीनों ही परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। बहुत क्लियर, अगर आप यूपी पीसीएस के, यूपी आरओ के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो इस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरे बजट में आज हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26, स्टेट गवर्नमेंट के हम बजट को देखने जा रहे हैं। अगर आप बजट की स्पीच को पढ़ोगे तो यहां पर बहुत ज्यादा फैक्ट्स दिए गए हैं। तो क्या वो सारे फैक्ट्स हम लोग को याद करने हैं? बिल्कुल नहीं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे फैक्ट्स लेकर के आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्लस उसके साथ साथ अगर आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि इस टॉपिक पर डायरेक्टली होते हैं, जैसे कि प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि इस बार के यूपी बजट 2025-26 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करिए, या फिर प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि इस बार के स्टेट बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए गए। या फिर प्रश्न अगर हम ध्यान दें तो प्रश्न डायरेक्टली ना पूछ करके प्रश्न इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। जैसे कि प्रश्न आपसे पूछ दिया गया कि सरकार के द्वारा शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में किए जा रहे प्रयासों को सूचीबद्ध करिए। अब वहां पर आपके बजट के जो फैक्ट हैं आप यहां से उठा करके अपने आंसर को इनरीच कर सकते हो। कई बार आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है, तो वहां पर आप बजट के कुछ फैक्ट के माध्यम से अपने आंसर को इनरीच कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन तीनों परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस क्लास को जरूर देखना है, पहला टास्क। दूसरा टास्क आपके सामने ये है कि इस पूरे क्लास के साथ साथ आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करते चलना है। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या सर आप इसकी पीडीएफ शेयर नहीं करोगे? पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दी है, आप लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। जिसको प्रिंट कराना वो प्रिंट करा लो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है तो आप उसके प्रिंट आउट पर इस पूरे क्लास के माध्यम से जो एडिशनल पॉइंट्स मैं बताऊंगा आप उसको नोट डाउन करते चलना, सो दैट कि आपका एक अच्छा खासा यहां पर कंटेंट तैयार हो जाए। प्लस इसके साथ साथ इस पूरी क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिन पर आपको काम करना बेहद जरूरी है, तभी इस क्लास का इफेक्टिव रिजल्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रकार से, अगर आपने बजट की स्पीच को सुना होगा तो जिस प्रकार से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, कौन है, प्रश्न प्रीलिम्स में पहला ये पूछ सकता है, नोट डाउन करो। सबसे पहला काम आपका ये है, आपसे प्रश्न एग्जाम में ये पूछ सकता है कि हमारे बजट को किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश कुमार खन्ना जी, उनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। संविधान के आर्टिकल नंबर 202 के अंतर्गत स्टेट बजट के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, सुरेश कुमार खन्ना साहब ने बड़े सारे टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, मतलब बहुत, उन्होंने अपने पूरे बजट इसमें बहुत सारी शायरियां बोली। उसमें से एक शायरी जो कि आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद जरूरी है, उसी से मैं अभी आज की इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। उन्होंने बोला, जिस दिन से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये बात केवल बजट के संदर्भ में नहीं थी, ये बात आप सभी एस्पिरेंट के संदर्भ में भी है। आपका टारगेट क्या है? ठीक है, आपको बीच के छोटे छोटे टारगेट पर अचीव नहीं करना कि सर मेरा प्रीलिम्स हो गया, सर मेरा मेंस हो गया, अभी नहीं। जब तक फाइनल रिजल्ट पे नाम ना आए तब तक आप लोगों को लगे रहना है। ठीक है, और वो भले ही कितना भी दूर क्यों ना हो, आपको एफर्ट करनी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बजट में कौन से स्पेशल प्रोविजन और कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर के नए तौर पर आए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, इस बजट को प्रस्तुत किया सुरेश कुमार खन्ना जी ने, जो कि संविधान के आर्टिकल 202 के अंतर्गत ये पूरा काम किया गया। बजट की जो हमारी इस बार की थीम है, अगर मैं एग्जैक्टली थीम की बात करूं, जो कि गवर्नमेंट भी कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि हमारी जो थीम है वो 4 सेक्टर्स को, ठीक है, 4 जातियों को समर्पित है। कौन सी 4 जातियां हैं भाई? तो अगर आपने इससे पहले यूनियन बजट को पढ़ा होगा, पिछले साल के यूनियन बजट को पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा ज्ञान का। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ज्ञान का एक कॉन्सेप्ट दिया गया। ज्ञान क्या है? ध्यान दीजिएगा, गरीब, युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। ठीक है,
तो यूपी बजट 2025-26 गरीब, किसान, युवा और नारी उत्थान को समर्पित है, ऐसा सरकार बताती है। सरकार यह भी बताती है कि क्यों है, ध्यान दीजिएगा। सरकार कहती है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, पिछले साल के बजट में इन 4 सेक्टर्स पर, इन 4 जातियों पर फोकस किया गया था, सेम उसी तौर पर हमने इस वर्ष मतलब 2025-26 के बजट में, ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, 4 जातियों पर फोकस किया है। 4 जातियों से मतलब क्या है, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ठीक है। इसके साथ ही इस बार के जो बजट की थीम है, थीम क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। थीम है वंचित को वरीयता, ठीक है, वंचित को वरीयता। इस थीम पर आधारित बजट को प्रस्तुत किया गया है। तो पहला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है कि भाई किस व्यक्ति ने बजट को प्रस्तुत किया, तो सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रस्तुत किया। बजट की थीम क्या है, तो वंचित को वरीयता, ये हमारे बजट की थीम है। बजट किन 4 लोगों पर फोकस्ड है, तो 4 लोग कौन से, ज्ञान, याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है ज्ञान। ज्ञान क्या है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। क्लियर रहेगा। ध्यान रखना, मेंस एग्जाम वालों बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आपका मेंस परीक्षा है और आपसे इन 4 में से किसी भी टॉपिक पर प्रश्न पूछता है, मानो आपसे यूपी में गरीब पर प्रश्न पूछ दिया, यूपी में किसान पर प्रश्न पूछ दिया, यूपी में युवा पर प्रश्न पूछ दिया, या फिर यूपी में वुमेन एम्पावरमेंट पर प्रश्न पूछ दिया, आपको ये बात बहुत क्लियरली मेंशन करनी है कि सरकार ने इस दिशा में कार्य करते हुए इस बार के बजट को इनको समर्पित किया है। मानो एग्रीकल्चर संदर्भ में प्रश्न पूछा है आपसे, ठीक है, और प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो ये बात कंक्लूजन में डालना ही डालना सुझावात्मक निष्कर्ष के तौर पर कि सरकार का भी पूरा प्रयास ये है, इसीलिए सरकार ने दिशा में काम करते हुए इस बार के पूरे बजट को इस वर्ग को समर्पित किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्ञान वाले इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो भाई और पॉइंट समझते हैं। आप चाहो तो इस बजट के संदर्भ में एक पॉइंट और कह सकते हो कि ये जो बजट है ये पब्लिक वेलफेयर बजट है, ठीक है, जनहित का बजट है, और ये पूरा बजट अलाइंड किसके कॉन्सेप्ट पर है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के आधारित हमारा ये बजट है, जिसकी जो थीम है वो है वंचित को वरीयता। ठीक है, तो प्रश्न प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, प्रश्न पूछेगा कि बजट की थीम क्या थी, तो वंचित को वरीयता थीम थी। ये बात आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, इस बार का जो पूरा बजट हमारा है, बजट कितने का है, तो 8.08 लाख करोड़ रुपए का हमने बजट इस बार का बनाया है। ठीक है, ये क्या होता है, ये 8.08 लाख करोड़ होता है क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि सरकार आने वाले फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2025-26 में जो टोटल एक्सपेंडिचर करने, जो टोटल खर्चा करने वाली है, वो 8.08 लाख करोड़ का होगा। तो पहली बात, आपको कौन सा फैक्ट याद करना है, क्या आपको ये फैक्ट याद करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फैक्ट याद मत करना। फैक्ट क्या याद करना मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना, जो आप लोगों को फैक्ट याद करना वो फैक्ट ये है, 8,08,736.06 करोड़ रुपए। आपको सर इतना लंबा आंकड़ा क्यों याद करा रहे हो, जो इससे पहले भी आपने देखा था वो एक राउंड ऑफ आंकड़ा था 8.08 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, लेकिन इससे पहले जब प्रीलिम्स की परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू दी गई है, पूरा का पूरा अमाउंट दिया गया है। ठीक है, वो राउंड ऑफ करके वहां पर नहीं दिया गया था। प्रश्न पूछा था कि इस बार के बजट का आकार इतना 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 रुपया है। तो अगर आपको ये पॉइंट नहीं याद होगा तो आप अपने आंसर को गलत करके आ सकते हो। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, आपको याद करना है कि 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट है। सिमिलरिटी देखो, सिमिलरिटी क्या होती है, इसीलिए ना फैक्ट को याद करना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। कैसे आप याद करोगे ये बहुत जरूरी है। जैसे कि इस फैक्ट को याद करना कैसे सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। तो 808 स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट में देखो तो 606 आ रहा है, यहां पर आप 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा दो, दशमलव लगा दो, बस आपका फिर बन गया यहां पर चीजें। ठीक है, बीच में 73 ऐड कर दो, तो ये आपका टोटल बजट है। ठीक है, 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट है। इस बार का जो हमारा बजट है वो पिछले ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके तुलना में 9.8% अधिक बजट है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न क्या पूछेगा कि 2025-26 का बजट पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इतना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 9.8। ये भी याद करना बहुत इजी है। देखो 9 और 8 जस्ट अगल बगल के डिजिट दिए गए। ठीक है,
तो जब भी आप फैक्ट्स में ऐसे कुछ सिमिलरिटीज को फाइंड आउट करोगे ना, तभी चीजें याद हो पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर याद करना ही करना है। और समझो भाई, और क्या कहा जा रहा है बजट के संदर्भ में? बजट के संदर्भ में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो पूरा बजट है, ये बजट आपका, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आपको कंक्लूजन, एक बहुत अच्छा कंक्लूजन चाहिए, तो आप यहां से उस पॉइंट को उठा सकते हो। ठीक है, क्या यह बजट अंत्योदय से उन्नत अर्थव्यवस्था तक, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से गरीब कल्याण तक। अब आपको सर इंग्लिश में कैसे याद करें? ठीक है, तो इंग्लिश में देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अंत्योदय टू अ प्रॉस्परस इकोनॉमी, फ्रॉम ईज ऑफ लिविंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू पॉवर्टी एलिविएशन, फ्रॉम फेथ टू लाइवलीहुड, मतलब आस्था से आजीविका तक। ठीक है, ध्यान रखना हिंदी में ना की टर्म्स बड़े प्यारे प्यारे निकलते हैं। ठीक है, आस्था से आजीविका, अगर आप चाहो तो आप रोमन में इसी को लिख सकते हो। ठीक है, क्या आस्था, ठीक है, और इंग्लिश में यहां पर लिख दो आस्था से आजीविका। आप इसको करके इन्वर्टेड कॉमा में भी पैक कर सकते हो, और ये भी पूरा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आस्था से आजीविका। ठीक है, ये सारे पॉइंट सरकार खुद बताती है। क्या बताती है? आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, संस्कृति से समृद्धि तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाते हुए हम एक विकसित उत्तर भारत की आधारशिला बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये कुछ ऐसे की टर्म्स है, कुछ की कोड्स है, जिसका प्रयोग आप मेंस की आंसर राइटिंग में अपने कंक्लूजन में कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मेंस वाले इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, और देखो भाई, ये तो पॉइंट हमने पढ़ ही लिया कि हमारे बजट की थीम क्या है, वंचित को वरीयता वाली। आगे देखते हैं, आगे कुछ बातें समझते हैं। यहां पर देखो, परेशान मत होना सर आप मेंस के भी पॉइंट्स को साथ साथ में पिक करते हो, आगे बढ़ रहे हो। दरअसल क्या है ना, वो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट शायरी है कि तुम सोच रहे हो बस बादलों की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। ठीक है, आप लोग केवल प्रीलिम्स तक टारगेट करो। बात मैं केवल प्रीलिम्स तक टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको एक क्लास के माध्यम से प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट कंटेंट यहां पे प्रोवाइड करा दूं, सो दैट कि आपको बार बार भटकना ना पड़े चीजों को लेकर के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई, जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे क्या, कई बार आप लोग ये गलती करते हो कि आप लोग केवल फैक्ट लिख करके आ जाते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो उस फैक्ट्स को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, और ग्राफ बनाना सबसे इजी टास्क है। क्या भाई, ऐसे आप करो, देखो 2 एक्सेस आपने बनाया, आपने यहां पर लिखा फाइनेंशियल ईयर, ये वाला एक्सेस आपको फाइनेंशियल ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2023-24, 2024-25 और 2025-26। ठीक है, अब आप यहां पर एस्टिमेट बता दो कि बजट कितने कितने का रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या रहेगा? यहां पर आपका रहेगा बजट अनुमान या फिर बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, कितने में? तो ये आपका है लाख करोड़ रुपए में। ठीक है, अब देखो भाई, हमको पता है कि 2023-24 में जो हमारा बजट था वो लगभग 6 लाख करोड़ के राउंड था। मुझे एक्जैक्टली पॉइंट नहीं याद है, मैं एक्जैक्टली बनाऊंगा भी नहीं अपने ग्राफ में। ठीक है, 6 लाख करोड़ तक था। ठीक है, 2024-25 में 7 लाख करोड़ तक था, और 2025-26 में लगभग 8 लाख करोड़ तक है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं एक ऐसे, ठीक है, लगभग बना करके दर्शा दूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इस बार का जो हमारा बजट है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में लगभग 9.8% ज्यादा है। पिछले बार का हमारा बजट लगभग 7,36,000 करोड़ का था, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट था। लेकिन अब क्या हो गया है, इस बार का बजट अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, 8,08,736.06 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, जो कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 9.8% ज्यादा है। ठीक है, तो मेंस एग्जाम वालों, आप लोग ऐसे एक ग्राफ बना सकते हो। मानो आपसे प्रश्न पूछा गया कि यूपी भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर आगे बढ़ रहा है, ये ग्राफ बना करके दिखा दो। क्या भाई कि हमारा बजट लगातार बढ़ रहा है, सबसे अच्छी बात है, हमारा टारगेट ही यही था। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बनाने पर भी आप लोगों को काम यहां पर करना पड़ेगा, पैरेलली इन सब चीजों पर ध्यान देना। ठीक है, देखो भाई, इससे पहले प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि इस बार के बजट में कितनी नई योजनाएं शामिल की, कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की है। ठीक है, तो देख लो भाई, 2025-26 के बजट में टोटल 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं यहां पर शामिल की गई है। ठीक है, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, 28,478.34 करोड़ रुपए। आपका होगा सर क्या ये एग्जैक्ट अमाउंट याद करना जरूरी है? भाई, इससे पहले जब प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था तो एग्जैक्ट अमाउंट ही आपको दिया गया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट अमाउंट याद करना बेहद जरूरी है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताओ
कि ये जो बजट है, ठीक है, मतलब जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्कीम्स हमारी इस बार की है वो पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले बजट की तुलना में ज्यादा है कि कम है, ठीक है। जिसको भी ये पॉइंट याद होगा जरूर बताना, ये कंपैरिजन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई, बजट होता क्या है? बजट सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब। जैसे कि एक बात समझिएगा आप लोग, मानो भाई आपकी टोटल पॉकेट मनी है 1000 रुपए, ठीक है। आप उस 1000 रुपए में से कहां कहां पर चीजें खर्चा करते हो और आपको अपने खर्चे की पूर्ति करने के लिए कितना एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ता है, इसी के हिसाब किताब को हम लोग बजट करते हैं। तो सेम काम स्टेट भी करता है, सेम काम सेंट्रल भी करता है। हम चूंकि यूपी बजट पढ़े तो यूपी बजट के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टोटल रिसिप्ट है, जो हमारी टोटल प्राप्तियां हैं, वो कितनी है? लगभग 7.79 लाख करोड़ रुपए की है। मतलब क्या कि हम जो पा रहे हैं, जो हमारे पास टोटल पैसे आ रहे हैं, वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर से कम है। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो 8.08 लाख करोड़ रुपए का हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल हमारा खर्चा है। और हमारी टोटल इनकम कितनी हो रही है? जो हमारा टोटल रिसिप्ट है वो कितना है? तो 7.79 लाख करोड़ का। मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो व्यय है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा है किससे? हमारी प्राप्तियों से, हमारे रिसिप्ट से, ठीक है। तो व्यय माइनस प्राप्ति क्या होता है? ये कहलाता है आपका घाटा, ठीक है। जब हम टोटल व्यय माइनस टोटल प्राप्ति करते हैं तो ये आपका कहलाता है फिजिकल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं आप लोगों को। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो घाटा, ठीक है, जो सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को दर्शाता है, ठीक है। उसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, उसको हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसी डेफिसिट को पूरा करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है। भाई खर्चा तो करना ही है ना। हमने अगर 8.08 लाख करोड़ रुपए का खर्चा टारगेट किया है तो ये खर्चा तो हमारा होगा ही होगा। लेकिन हमारी इनकम कितनी थी? हमारी इनकम कम थी, 7.79 लाख करोड़ रुपए के अराउंड थी। तो भाई अब जो इसका डिफरेंस आ रहा है, जो हमारा घाटा हो रहा है, उसके लिए हम लोन लेते हैं। तो लोन हम कितना लेते हैं? जितना हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा कितना हमारा है? लगभग 90,000 करोड़ रुपए के अराउंड है, जो कि जीएसडीपी का, ठीक है, जो एस्टिमेटेड जीएसडीपी का होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका लगभग 2.97% है, ठीक है ना। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आप लोग समझ गए? कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, फिजिकल डेफिसिट कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है, जो कि हमारे जीएसडीपी का लगभग 2.97% है। ये एक अच्छी बात है, ठीक है, कम हमारा है, अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बातें और समझिए, ठीक है। जो रिसिप्ट और जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हम लोग कहते हैं रेवेन्यू और दूसरे को हम लोग कहते हैं कैपिटल। अब ध्यान समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं और ये इकोनॉमिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, चीजों को याद करने में, चीजें समझ में बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं राजस्व, दूसरे को हम लोग कहते हैं पूंजीगत। ध्यान रखना, पूंजीगत। राजस्व मतलब रेवेन्यू, पूंजीगत मतलब कैपिटल, ठीक है। तो जो हमारी टोटल प्राप्ति होती है, जो हमारा टोटल रिसिप्ट्स होता है, उसको भी हम लोग राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में डिवाइड करते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट पर जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा टोटल व्यय होता है, उसको भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर एक बात ध्यान दोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है, रेवेन्यू खर्चे का मतलब ये होता है कि ऐसा खर्चा जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की संपत्ति का, कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कैपिटल का निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर सरकार अपने कंजम्पशन के लिए, अपने कंज्यूम करने के उद्देश्य, अपने उपभोग करने के उद्देश्य कुछ खर्चे करती है तो उसको हम राजस्व खर्चे कहते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, मानो भाई सरकार क्या कर रही है कि वेलफेयर स्कीम्स पर पैसे खर्चे कर रही है, तो ये क्या हुआ? ये उपभोग की दृष्टि से किया गया खर्चा है। सरकार ने क्या किया? सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे दिया, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे दिया। ये क्या है? ये सब हमारा रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है, क्योंकि इससे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। वहीं पर पूंजीगत या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिससे किसी संपत्ति का निर्माण होता है। जैसे कि अगर आप कोई ओवरब्रिज बना दिया, आपने कोई एक्सप्रेस वे बना दिया, आपने कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर दी, ये क्या है? ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो अलग अलग चीजें होती है। ध्यान रखना, अगर कोई स्टेट, अगर कोई इकोनॉमी रेवेन्यू सेक्टर में, मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। अगर कोई स्टेट की राजस्व प्राप्ति, ठीक है, ज्यादा है किससे? राजस्व व्यय से। मतलब क्या?
कि सरकार क्या कर रही है ना, सरकार अपने उपभोग की दृष्टि से कम पैसे खर्चा कर रही है, तो ये एक अच्छे स्टेट की निशानी मानी जाती है। अगर आप ध्यान दोगे तो यूपी में क्या है, यूपी में जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है वो आपका 6.62 लाख करोड़ के अराउंड है, ठीक है। वहीं पर जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 5.8 लाख करोड़ के अराउंड ही है। मतलब क्या, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, तो हम रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के तौर पर स्टेब्लिश हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखो तो एक स्टेटमेंट सरकार खुद कह रही है कि हम एक सरप्लस स्टेट के तौर पर स्टेब्लिश हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब क्या कि हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, राजस्व घाटा नहीं है। बात क्लियर है? दो चीजें क्लियर हो गई, एक फिजिकल डेफिसिट, एक रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। हम रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं है, ये पॉइंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा और ये पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेट की एक अच्छी इकोनॉमी होने की निशानी है कि हम राजस्व घाटा के अंतर्गत नहीं है। क्लियर है? कभी भी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पे प्रश्न पूछे, आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो क्या, कि हमारा स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट के अंतर्गत नहीं है, हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के तौर पर स्टेब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और समझो भाई, मैं आप लोगों को इतना डिटेल में चीजें पढ़ा दे रहा हूं ना कि कई बार मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ चीजें बताऊं और आपको समझ में ही ना आए। इसलिए मेरा थोड़ा प्रयास ये कि मैं चीजों को सिंपल फॉर्मेट में लेकर के आगे बढ़ूंगा। बहुत ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर याद नहीं कराऊंगा, सिंपल चीजें याद कराऊंगा सो दैट कि आप उसका प्रयोग अपने आंसर में अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं फिजिकल इंडिकेटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार क्या बताती है अपने बजट के अंतर्गत, बताती है कि नीति आयोग ने अभी रिसेंट में क्या किया था, एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट क्या थी, तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से 2022 तक की 22-23 तक की अवधि के लिए, उस टेन्योर के लिए पूरा हर स्टेट की उसने फिजिकल हेल्थ का एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, ठीक है। इसको नाम दिया गया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंतर्गत, इस रिपोर्ट के अंतर्गत यूपी जो है वो फ्रंट रनर के तौर पर स्टेब्लिश है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के अंतर्गत जहां पर 2014 से, ठीक है, 19 की अवधि में इस यूपी का जो फिजिकल हेल्थ था वो 37 था, वो 2022-23 में बढ़कर के 45.9 हो चुका है। ये एक अच्छी बात है। मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, ये पॉइंट मेंस के आंसर राइटिंग में यूज करना है, प्लस प्रीलिम्स में डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा। प्रीलिम्स में क्या प्रश्न पूछेगा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के अंतर्गत 2022-23 में उत्तर प्रदेश की पोजीशन क्या है, तो हम क्या है, हम अग्रणी या फिर फ्रंट रनर के तौर पर स्टेब्लिश हो चुके हैं। 2022-23 में हमारा जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है वो बढ़ा है, पहले 37 था, अब बढ़कर के 45.9 हो चुका है। तो प्रीलिम्स की दृष्टि से तो इतने सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस मेंस की दृष्टि से आप इसका प्रयोग, नीति आयोग की इस रिपोर्ट का प्रयोग यूपी के इकोनॉमिक संदर्भ में कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो मेंस वाला क्लियर हो गया, प्रीलिम्स वाले दो बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, अगर हम यहां पर ध्यान दें तो हमने फिजिकल डेफिसिट तो देख ही लिया, हमने रेवेन्यू, मैंने आपको यहां पर लिख भी दे रहा हूं, आप लोग भूल ना जाओ, हम लोग रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, ठीक है, सरप्लस स्टेट है, ठीक है। राइटिंग पर मत जाना यार, राइटिंग बहुत खराब है मेरी, क्या कर सकते हैं, ठीक है। दरअसल इस पर लिखने के चक्कर में ना इस पेंसिल से लिखावट बन नहीं पाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर के तौर पर स्टेब्लिश है, प्लस इस इंडेक्स में इसकी वैल्यू 45.9 है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यूपी की जो पर कैपिटा इनकम है, मानो आपसे प्रश्न पूछा गया गरीबी के संदर्भ में, ठीक है, मानो आपसे प्रश्न पूछा गया समावेशी विकास के संदर्भ में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा, मानो आपसे प्रश्न पूछा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संदर्भ में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 0 पॉवर्टी की जो बात करता है उसके संदर्भ में, ठीक है। आप क्या कर सकते हो ना, इस पॉइंट का यूज कर सकते हो क्या, कि यूपी में जो पर कैपिटा इनकम है 2016-17 में लगभग 52,000 रुपए थी, वो बढ़कर के 2023-24 में लगभग 93,000 हो चुकी है। ये अपने में एक अच्छी बात दर्शाता है, ठीक है। आप चाहो तो उसको भी आप ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बहुत सिंपल है बनाना, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने आपको एक्स एक्सिस पर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को दिखाया हुआ है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर मैंने पर कैपिटा इनकम को दिखाया है, ठीक है। आप यहां पर बता दो 52,000 रुपए, और यहां बता दो आप लोग लगभग 93,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज किया है, ये आप ग्राफ के तौर पर दिखा सकते हो। जब भी मेंस के आंसर राइटिंग में आप ग्राफ को बनाओगे तो आपको उस ग्राफ को बॉक्स में पैक करना पड़ेगा और नीचे एक रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा, ग्राफ
और ये क्या है, किसके संदर्भ में ग्राफ है, वो आपको यहां पर सिंपल सा बताना पड़ेगा। ये मेंस में आपके नंबर को इंक्रीज कराएगा, गारंटी है, ठीक है ना। और देखो भाई अब समझो, अच्छा ये प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में पर कैपिटा इनकम यूपी की पूछ सकता है, इससे पहले भी पूछा गया है। तो 93,514 रुपए आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम यूपी के सकल घरेलू राज्य उत्पाद की बात करें, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट की बात करें, तो 2025-26 के लिए जो हमारा एस्टिमेटेड जीएसडीपी है वो 30.80 लाख करोड़ रुपए है। ध्यान देना, ये जीएसडीपी है, बजट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। बजट हमारा 8.08 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन जो हमारा एस्टिमेटेड जीएसडीपी है वो 30.80 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। इससे पहले मतलब 2024-25 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा था, अभी तो खत्म हो चुका 3-4 दिन पहले, ठीक है, उस पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा एस्टिमेटेड जीएसडीपी था वो 27.51 लाख करोड़ था, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रहेगा। आप इसको भी ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सिंपल काम है, ठीक है। आप क्या बनाओ भाई, आप बता दो जीएसडीपी ग्रोथ, ठीक है। हालांकि इसने तो वो दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको ग्राफ बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे ग्राफ हम लोग को बनाना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिंपल है, आप ऐसे ग्राफ बना दो, फाइनेंशियल ईयर, यहां पर दिखा दो जीएसडीपी, और 2017-18 जो कि 12 लाख करोड़ रुपए था, 12 लाख करोड़, ठीक है। 2024-25 27 लाख करोड़। ध्यान दीजिएगा, हमारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जब हम इकोनॉमी की साइज को मेजर करते हैं तो हम जीएसडीपी के फॉर्मेट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो 2024-25 में लगभग 27 लाख करोड़ हो चुकी है, जो कि 2017-18 की तुलना में, 17-18 क्यों आ रहा है ध्यान में आप लोगों को, अरे भाई इसी समय गवर्नमेंट चेंज हुई थी। कोई भी गवर्नमेंट अपने संदर्भ में बातें बताएगी ना कि भाई हम जब पावर में आए थे उस समय यूपी की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी और उसको हमने बूस्ट करके डबल कर दिया है, हमने डबल इकोनॉमी बना दी है यहाँ पे, ठीक है। तो यही बात सरकार भी यहां पर कर रही है, ठीक है। तो फैक्ट याद करने का तरीका समझो, 2017-18 में चीज हुआ था, तो 2017-18 की तुलना में 2024-25 में हमारा जो बजट का साइज, जो हमारे स्टेट की इकोनॉमी का साइज है वो डबल हो चुका है, ठीक है। यहां पर देखो सरकार खुद कह रही है, क्या कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई थी, मतलब 2017-18 में प्रदेश की इकोनॉमी 12 लाख करोड़ थी, ठीक है, 12.7 लाख करोड़ भी आपने देखा था। इस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2024-25 के अंत में यूपी की इकोनॉमी 27,50,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, 27.5 लाख करोड़ हो जाएगी। और इसके साथ साथ 2025-26 का जो हमारा जीएसडीपी का एस्टिमेशन है वो कितना है, वो 30.80 लाख करोड़ है। जितने फैक्ट बता रहा हूं वो सारे फैक्ट याद होने ही चाहिए, मतलब कोई विकल्प ही नहीं है कि आप याद ना करो। प्रश्न एग्जाम में पूछेगा फिर कहोगे सर फैक्ट कहां से आया था, कुछ समझ में नहीं आया था। भैया मेरे याद करा रहा हूं, ठीक है, भूल ना जाना हमको, वो बहुत इंपॉर्टेंट गाना है ना, वो गाना यहां पर याद करो आप लोग, ठीक है। और समझो भाई, इसलिए मैंने कहा कि नोट प्रिपेयर करते चलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 3 बार का मैंने आप लोगों को जीएसडीपी बता दिया, यहां पर इसको ग्राफ में कैसे बनाना है वो बता दिया। मेंस एग्जाम वालों ग्राफ बनाना सीख लो, ग्राफ बनाना बहुत जरूरी टास्क है, ठीक है। अच्छा देखो भाई और समझो, अगर हम जीएसडीपी में मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी की अगर बात करें, तो अगर हम इसमें ग्रोथ रेट की बात करें तो जहां पर पूरे भारत की ग्रोथ रेट 9.6% थी, वहीं पर यूपी की ग्रोथ रेट 11.6% थी। मतलब क्या कि भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में यूपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यूपी का ग्रोथ रेट भारत के ग्रोथ रेट से ज्यादा चल रहा है। अभी आपने महाकुंभ के संदर्भ में आंकड़ा भी देखा होगा, महाकुंभ के बाद जो एक वित्त सचिव उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि महाकुंभ के कारण से भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन की होने जा रही है। ये बात वित्त सचिव ने कहा और ये मैंने आप लोगों को उस करंट अफेयर्स वाली क्लास में कराया भी है, ठीक है। तो वो पॉइंट ध्यान रखो, प्लस ये पॉइंट ध्यान रखो। अगर आपके प्रश्न पूछता है, मानो आपके प्रश्न क्या पूछ दिया भाई कि भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर यूपी अपना काम किस प्रकार से कर रहा है, फिर यूपी की क्या भूमिका है, तो ये फैक्टवा डालो ना अपने आंसर में। ये फैक्टवा क्यों है कि भाई जहां पर भारत की ग्रोथ रेट पिछले 2023-24 में 9.6% थी, वहीं पर यूपी ग्रोथ रेट 11.6% थी। इसका मतलब ये कि यूपी एक ग्रोथ इंजन के तौर पर स्टेब्लिश हो चुका है और पिछले 8 वर्ष में यूपी की जो इकोनॉमी है वो लगभग दोगुनी हो चुकी है। जहां पर पहले 12.8 लाख करोड़ थी, वो बढ़कर के लगभग 27.51 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। इतना अच्छा पॉइंट है, इतने अच्छे फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मेंस के आंसर में क्या यूज करना है वो भी समझो, प्रीलिम्स में क्या यूज करना है आप लोग वो भी समझो, और इस प्रकार से यहां पर आप लोग आगे बढ़ते चलो, ठीक है। और देखो भाई,
अच्छा देखो, मुख्यमंत्री साहब कुछ बातें और बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने गवर्नमेंट की साइड से उठाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। क्या कि यूपी देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब मुझसे मत पूछना कि सर देश की नंबर 3 की अर्थव्यवस्था की 5 की अर्थव्यवस्था, ठीक है। सरकार खुद कह रही है तो मैं मानूंगा, ठीक है। और सरकार ने कहां पर बोला है, बजट स्पीच में बोला इस बात को। क्या बताया है कि यूपी भारत की सेकंड नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में हमारी जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो लगभग डबल हो चुका है। और इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे जो इंपॉर्टेंट टारगेट है स्टेट का, वो टारगेट है कि वर्ष 2029 तक, हालांकि टारगेट कई बार चेंज किया जा चुका है क्योंकि अचीव नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है। इग्नोर करो इस बात को, हम लोग अपने पॉइंट पर फोकस करते हैं, ठीक है। सरकार कहती है कि 2029 तक, ठीक है, 2029 तक हम यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की बना देंगे। अभी कितने की है, अभी 30 लाख करोड़ रुपए की हमारी इकोनॉमी लगभग चले जीएसडीपी, ठीक है। इसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो अब प्रश्न क्या आता है, पूछेगा प्रीलिम्स में, प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का टारगेट कब तक का है, वर्ष 2029 तक। आप लोगों के साथ इतनी बार टारगेट याद किया कि अब कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी याद कर लो, एकदम एकदम शुद्ध टारगेट है 2029। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक प्राप्त करना है। उससे 1 साल पहले ही यूपी क्या है, $1 ट्रिलियन का सपना लेकर के आगे बढ़ रहा है। याद रहेगा ये पॉइंट, अच्छा पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को, और समझो भाई, ठीक है। अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था वो देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद करना। इसके अलावा कुछ बातें और समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर मेंस वालों के लिए और प्रीलिम्स वालों के लिए भी। कैसे प्रश्न पूछेगा, अब इसके बाद मैं आपको प्रश्न ही दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा कि यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मतलब $1 ट्रिलियन बनाने के लिए सरकार ने 10 सेक्टर पर फोकस किया है। कितने सेक्टर पर फोकस किया है, 10 सेक्टर पर फोकस किया है, ठीक है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, 10 सेक्टर को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 1 = 10, याद कर लेना सिंपल तौर पर, ठीक है। वो 10 सेक्टर है कौन सी, कई बार प्रश्न ये पूछता कि वो सेक्टर कौन कौन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, टूरिज्म, नगर विकास मतलब अर्बन प्लानिंग, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन सेक्टर को चिन्हित करते हुए हमने सेक्टर वार कार्य योजनाएं बनाई है यहाँ पर, ठीक है। तो 10 सेक्टर पर फोकस सरकार यहाँ पर कर रही है। क्लियर रहेगा, प्रश्न प्रीलिम्स में आएगा कि कितने सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो 10 सेक्टर पर हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। अब मेंस वालों बात को ध्यान से समझना। मानो आपसे प्रश्न पूछा गया किसी भी सेक्टर के संदर्भ में, मानो प्रश्न पूछा गया आपसे एग्रीकल्चर के संदर्भ में, मानो आपसे प्रश्न पूछा गया टूरिज्म के संदर्भ में, आपको क्या लिखना, आपको ये बात बतानी है। मानो स्टेट गवर्नमेंट जीएस पेपर 5 पेपर 6 में प्रश्न पूछा गया तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी क्या, कि यूपी गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए और यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो 10 विशेष सेक्टर को टारगेट किया है, उसमें यूपी के पर्यटन भी शामिल है। मानो यूपी के पर्यटन में प्रश्न है तो ये पॉइंट कैच करें, ठीक है। मानो प्रश्न पूछा यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, तो बताना कि यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए सरकार का टारगेट जिन 10 विशेष सेक्टर पर किया जा रहा है उसमें यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। मतलब क्या, इन 10 सेक्टर में से किसी पर भी प्रश्न आपसे मेंस में पूछा जाए, आपके पास एक इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं रेडीमेड इंट्रोडक्शन, ठीक है क्या भाई। ऐसे इंट्रोडक्शन जब आप जीएस पेपर 3 में लिखते हो तो जीएस पेपर 3 में नंबर अच्छे मिलते हैं। कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हो सर जीएस पेपर 3 में क्या लिखा जाए कि नंबर अच्छे मिले, नंबर ही नहीं मिल रहे वहां पर। तो कारण क्या है, ये पूरा पेपर फैक्ट बेस्ड पेपर है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पूरे से इनोवेटिव फॉर्मेट में अपने आंसर को दिखाना पड़ेगा। जैसे कुछ ग्राफ बना दिया, कुछ आपने मैप बना दिया, कुछ ऐसे बजट के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाले पॉइंट ऐड कर दिए, तब अच्छे नंबर मिलते हैं वहां पर, ठीक है। बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, चलो भाई, अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका आंसर बताना ही बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में सही है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इंपॉर्टेंट होमवर्क है। क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। एकदम क्लियर बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। मैं 4 स्टेटमेंट दिया गया, मैं 4 स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि टोटल बजट साइज ऑफ यूपी बजट 2025-26 इज 8 लाख मतलब 8,08,736.06 करोड़ एंड 9.8% इंक्रीज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, ठीक है। क्या आपसे एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि कुल बजट इतना करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि है।
अगला स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग इतना करोड़ रुपया है, ठीक है। नई योजनाओं के लिए इतने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और चौथा विकल्प कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियां कुल व्यय से अधिक हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर हायर देन द टोटल बजट एक्सपेंडिचर। अब आपको बताना कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पढ़ लो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके ही, क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आगे बढ़ेंगे, तभी मजा आएगा, नहीं तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, अब आगे बढ़ो भाई। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सबका चाहिए, मैं इसका आंसर बताऊंगा नहीं आप लोगों को, आप लोग खुद से लॉजिक लगाना। जो सही आंसर होगा मैं बाद में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। आप लोग वहां पर पढ़ लेना एक बार। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अभी तक जितना हमने टॉपिक पढ़ा उस संदर्भ में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल इंडिकेटर ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या पहला 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट 91,399.80 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 2.97% है। अच्छी बात है भाई, फैक्ट याद है तो बताओ इसका आंसर। प्रति व्यक्ति आय 52,671 2016-17 से बढ़कर के 93,514 2023-24 हो गई है। अच्छा भाई, अगला देखो, 2025-26 के लिए अनुमानित जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ है। आपको ये बताना कि इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। आपके सामने विकल्प दिया गया है, उन विकल्प को टिक करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, ठीक है। तो 2 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर करा दिया प्रीलिम्स का। अभी तक का जितना पॉइंट्स हमने पढ़ा था ना, उन सबको हमने क्वेश्चन के थ्रू देख लिया है। इंपॉर्टेंट है, क्लास अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, तभी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम लोग सेक्टर वाइज यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने बजट का एक सिंपल इंट्रोडक्शन ले लिया कि बजट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हम लोग काम करने वाले, ठीक है। अब हम लोग क्षेत्र वाइज आगे बढ़ेंगे कि भाई इस सेक्टर में क्या क्या किया जा रहा है, कैसे इसको हम लोग और इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट, जैसे कि पहला ध्यान दीजिएगा आप लोग, एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेक्टर के संदर्भ में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल बजट का 13% जो बजट एलोकेशन किया है, किसके लिए किया हुआ है, शिक्षा क्षेत्र के लिए किया हुआ है। अब मानो आपसे प्रश्न ये पूछा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कौन से इश्यूज या फिर चैलेंजेस व्याप्त हैं, ठीक है, और इस संदर्भ में आप सरकार को कौन से सजेशन देना चाहोगे। मानो आपसे प्रश्न मेंस में ये पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। क्या रहा कि जो 13% सरकार ने आवंटन किया है, ठीक है, वो तो चलो ठीक है कर दिया, लेकिन दिस इज लोअर देन द एवरेज एलोकेशन फॉर एजुकेशन बाय स्टेट्स इन 2024-25। मतलब क्या, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत के सभी स्टेट का औसत एलोकेशन है एजुकेशन सेक्टर के लिए, उससे कम है। ध्यान दीजिएगा, भारत के सभी राज्यों का अगर हम शिक्षा क्षेत्र में एलोकेशन को काउंट कर ले, वो उत्तर प्रदेश के इस बार के एलोकेशन से ज्यादा है। मतलब हमने अपने एजुकेशन सेक्टर में कम पैसे आवंटित किए हैं। ये सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा चैलेंज है। आप इस पॉइंट को अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। प्लस आपसे प्रश्न पूछा कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था के सरकार कौन से प्रयास करती है, आप बताओ कि इस बार के बजट में हमने शिक्षा क्षेत्र के लिए 13% बजट का एलोकेशन किया है, जो कि निम्न प्रकार से सरकार के प्रावधान बताओ। कंक्लूजन लिखते समय बात बताओ कि चूंकि सरकार ने इस बार 13% बजट आवंटित किया है, जो कि भारत के सभी राज्यों के औसत एलोकेशन से कम है, इसलिए सरकार को इस बजट को इंक्रीज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्लियर बात है, बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो मेंस में इस पॉइंट को आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना, कई बार पूछा था कि सेक्टर वाइज एलोकेशन आप बताइए कितना कितने परसेंटेज किसमें है, ठीक है। मैच द कॉलम में देता है, कई बार रीअरेंज करने को देता है। सेम काम आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो याद करना आप लोगों को है कि 13% बजट का एलोकेशन किया गया है, ठीक है। और देखो भाई, 22 नए प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय स्टेब्लिश किए जाएंगे। कितना बजट का एलोकेशन है मत याद करो, ये सब मत याद करो, ठीक है। ये अननेसेसरी है, इतने फैक्ट हम याद नहीं कर सकते, हमारा ह्यूमन माइंड है, हमारा रोबोट माइंड नहीं है, ठीक है ना। तो 22 नए प्राइमरी स्कूल को स्टेब्लिश किया जाएगा। पीएमश्री योजना के लिए यहाँ पर हमने कुछ पैसे का आवंटन किया है, ठीक है। इसके अलावा गांवों में हम डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए सरकार ने इस बार बजट में एलोकेशन किया है। हम आपसे प्रश्न पूछेगा ना कि सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन से काम किए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको बताने हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम लगाया जा रहा है। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 2025 तक पूरा हो जाएगा। और केवल यही क्यों, होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जो कि आपका बनारस में खुल रहा है। मैंने आपको याद करा था ना पिछली बार कि मीठी गोली कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। तो मीठी मीठी बातें बोलते हैं, तो मीठी गोली कौन दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब। कहां पर बन रहा है, तो बनारस में बन रहा है, ठीक है।
तो होम्योपैथिक विश्वविद्यालय बनारस में, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय आपका अयोध्या में, और आयुष विश्वविद्यालय आपका कहां पर, गोरखपुर में। ठीक है, तो ये 3 विश्वविद्यालय पे काम चल रहा है। बलिया जो शेरे बलिया चित्तू पांडे जी का जो जगह है वहां पर बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज को स्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना की जा रही है और उनके जो इनरोलमेंट कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अटल रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत, अटल आवासीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जहां पर जो श्रमिक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है अटल रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत। ठीक है, इसमें इनरोलमेंट कैपेसिटी को बढ़ाने पर सरकार ने इस बार के बजट में प्रावधान किया है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने आप लोगों को एक ग्राफ फिर से कहा था कि भाई ग्राफ बनाना सीखो। एक ग्राफ है, एजुकेशन सेक्टर पर अगर प्रश्न है तो ग्राफ बना करके आना। क्या भाई, ध्यान दीजिएगा। 2025-26 में जो हमारा बजट एलोकेशन है वो लगभग 13% के अराउंड है, 13% के अराउंड है। ठीक है, जो कि भारत के सभी स्टेट के एवरेज एलोकेशन जो कि लगभग 15% है उससे कम है। ठीक है, आप केवल ये कंपेयर दिखाते हुए एक ग्राफ बना सकते हो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। प्लस इसके अलावा सरकार कहती है क्या, ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने एक ऑपरेशन कायाकल्प स्टार्ट किया था। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत 95% से अधिक विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, उनको योजना से लाभ मिला है। वहां पर पेयजल की, टॉयलेट की, सोलर पैनल की, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत। इस पॉइंट को भी आप लोग मेंशन करके आ सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। और देखो भाई, हेल्थ सेक्टर ध्यान दो। इस बार के हेल्थ सेक्टर में हमारे टोटल बजट का लगभग 6.6% बजट एलोकेशन किया गया है, बजट का आवंटन किया गया है। कितना, 6.6% का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक अच्छी बात है सरकार के संदर्भ में, क्या, दिस इज हायर देन द एवरेज एलोकेशन फॉर द हेल्थ बाय स्टेट इन 2024-25। ठीक है, मतलब क्या, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत के सभी राज्यों का जो औसत आवंटन था इस क्षेत्र के अंतर्गत वो 6.6% से कम था। मतलब क्या, हमने औसत से ज्यादा आवंटन किया है। ये सरकार के लिए एक अच्छी बात है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो हेल्थ सेक्टर के संदर्भ में, आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। और सिमिलर काम को आप ग्राफ के थ्रू बना सकते हो कि हमारा 6.6% का आवंटन है, जो कि बाकी सभी स्टेट के 6.2% से कम यहां पर है। ठीक है, और देखो भाई, आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। भाई होगा भी, क्यों ना हो, हमारे पास सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, यूपी भाई इस मामले में बहुत अच्छा काम करती है, दिन भर एकदम क्लियर है। ठीक है, एकदम जनसंख्या में हम लोग नंबर 1 पर बने रहेंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि 3 मेडिकल कॉलेज तो मैंने आपको गिना ही दिए। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अयोध्या, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी, आयुष मेडिकल कॉलेज आपका गोरखपुर, और इसके अलावा बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज खुले जा रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कॉन्सेप्ट पे सरकार यहां पर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो सरकार की बजट के संदर्भ में आपने ये कुछ पॉइंट्स यहां पर देख लिया। सरकार तो यहां पर बताती भी प्रॉपर क्लियरली, क्या बताती है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा हो जाएगा। अयोध्या में हम राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं, और वाराणसी में हम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने हेल्थ सेक्टर के संदर्भ में यहां पर देख लिया। अब और ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो इस पूरे क्षेत्र के लिए सरकार ने अपने बजट में 11% का एलोकेशन किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 3.2%, ठीक है, इरिगेशन सेक्टर के लिए 3.1% और रूरल डेवलपमेंट के लिए लगभग 4.8% का एलोकेशन यहां पर किया गया, जो कि कुल मिलकर के लगभग 11% का एलोकेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो मानो आपसे प्रश्न एग्रीकल्चर पर या फिर रूरल डेवलपमेंट पर है तो बताओ कि कृषि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से सरकार ने इस बार पूरे बजट का 11% यहां पर आवंटन किया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बस आपको एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी जो एलोकेशन है बाकी राज्यों के औसत से कम है। कैसे, जैसे समझो भाई, बाकी राज्य एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 6.3 बजट अलॉकेट करती है, हमने कितना किया, 3.2 किया। बाकी सरकारें इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए 3.4% बजट अलॉकेट करती है, हमने कितना किया, 3.1 किया। ठीक है, बाकी सरकारें रूरल डेवलपमेंट के लिए लगभग 5.1% का अलॉकेशन करती है, हमने कितना किया, 4.8% किया। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये सारे आंकड़े नहीं भी याद करो तो काम चल जाएगा। अब याद करना है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए हमने 11% बजट का एलोकेशन किया है, जो कि सभी राज्यों के औसत से कम है, इस बात को ध्यान रखना है। प्लस अब इसके साथ साथ कुछ बातें और ध्यान रखो, जैसे क्या,
सरकार ने मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट किया है, सरकार ने बहुत कुछ और भी कर रही है, ये सब नहीं भी याद करोगे तो काम चल जाएगा। याद क्या करना है वो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान समझो। पहली बात, मैंने आपको पिछली बार जब बजट पढ़ाया था, मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के यूपी एग्रीज परियोजना पर काम कर रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और ये किसके साथ कर रही है? वर्ल्ड बैंक के साथ कर रही है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम क्या करेंगे? कृषि क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में काम करेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाने पर काम करेंगे, ठीक है। इन तीनों पर काम करते हुए सरकार ने इस बार के बजट में इस एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक सहायता एग्रीज प्रोजेक्ट, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए हमने 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये पॉइंट आपको अपने आंसर में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब देखो और समझो, सरकार यहां पर बताती है क्या कि हम नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत, ठीक है, सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है क्या? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए परियोजना, ठीक है। इसके अंतर्गत यूपी सरकार ने सभी जिलों में प्राकृतिक नेचुरल एग्रीकल्चर को, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए लगभग 124 करोड़ रुपए का आवंटन किया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? वर्ल्ड बैंक की सहायता से एग्रीज प्रोजेक्ट, पहला काम। दूसरा काम, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, 124 करोड़ रुपए। ये 2 काम आप लोगों को याद रहेगा, इंपॉर्टेंट काम है। अब समझो भाई आगे, यहां पर अगर मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊं तो यहां पर जो हम लोग को पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ काम किया, जैसे कि कुशीनगर में, ठीक है, गोरखपुर के बगल में जो कुशीनगर है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया, ठीक है। मानो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रश्न पूछता है, आप सरकार के एफर्ट बता रहे हो, आप बताओ कि इस क्षेत्र में एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हमने महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया है। इसके अलावा रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हमने 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 5 कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इसके अलावा इस बार 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र को शामिल करते हुए टोटल 89 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में संचालित है, ठीक है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीलिम्स से प्रश्न पूछेगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित है? अब कहोगे सर 4 की 5 याद ही नहीं है, 5 याद कर लो, प्लस 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्टैब्लिश हो रहे हैं, कुल मिलाकर के 89 कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, याद कर लेना, ठीक है। कुछ गलत करके मत आ जाना, कुछ उल्टा पुल्टा करोगे 89 का आप लोग तो बहुत उल्टा अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। और समझो भाई, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार क्या कर रही है? एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप ध्यान दो तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट हेतु सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो आपको बस एक पॉइंट यहां पर और याद रखनी है कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी और 22 जो है, इसके अंतर्गत जो हम इंसेंटिव्स देते हैं, जिसमें प्रोत्साहन देते हैं, उसमें 300 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में आपके लिए है। प्लस यहां पर कुछ बातें और ध्यान रखो, जैसे क्या इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए भी आपने यहां पर क्या देखा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए हमने लगभग 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। प्लस इसके साथ साथ जो नहरें, जो कैनाल से, जो सरकारी नलकूप से, ठीक है, उनसे किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 1300 करोड़ रुपए का बजट स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। जितने भी ऐसे नलकूप है जो कि खराब हो चुके हैं, फिर डार्क जोन में है, उनके लिए भी सरकार ने कुछ यहाँ पर प्रावधान किया। पूरे अमाउंट मत याद करो एग्जैक्टली, बस ये समझो किया क्या है। इरिगेशन पर मानो प्रश्न पूछ दिया, इससे पहले पीओक्यू में पूछा हुआ मेंस में, ठीक है, आप क्या बताओगे? तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि माइक्रो इरिगेशन के लिए सरकार ने लगभग कुछ पैसा आवंटन किया है। सरकार ने नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए भी कुछ पैसा आवंटन किया है। जो नलकूप और नहर खराब हो चुके हैं उनके लिए भी सरकार यहाँ पे प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। प्लस इसके साथ साथ कुछ बातें और ध्यान रखो, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इसे तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ठीक है। 25 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर में रिसर्च के लिए है, 100 करोड़ रुपए महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए है, 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, टोटल 89 कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर होंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है, कोई दिक्कत नहीं, सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, एकदम परेशान नहीं होना। प्लस अब देखो यहाँ पर एक बात और समझो, इरिगेशन को प्रमोट करने का सरकार ने कुछ कैनाल पर काम किया, कुछ नहर पर काम किया, जैसे कि मध्य गंगा नहर परियोजना स्टेज 2 पर सरकार काम कर रही है। इसके अलावा कनहर सिंचाई परियोजना, कनहर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि कहां पर है? सोनभद्र में है, ठीक है। सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है,
अगर आप यूपी का मैप देखोगे तो 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला एकमात्र जिला है ये, ठीक है। वो 4 स्टेट कौन सा आपको याद होगा, प्रीलिम्स में प्रश्न पूछते हैं ऐसे वाले, ठीक है, ध्यान रखना। कनहर सिंचाई परियोजना सोनभद्र में स्टैब्लिश की जा रही है। महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज पर काम किया जा रहा है ताकि इसके अगल बगल की जो एरिया है उसको हम इरिगेटेड कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ इरिगेशन के संदर्भ में सरकार के एफर्ट्स हैं जिनको कि आप लोग नोट डाउन कर लेना और इनसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो सरकार ने वुमेन डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया है, महिला और बाल विकास के लिए क्या काम किया है। तो पहला तो पॉइंट अभी याद करो भाई, सरकार क्या कर रही है, लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास करेगी और लड़कियों को शिक्षित करने सरकार ने ये किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, कोई दिल पर नहीं लेगा, बात बहुत क्लियर समझना। सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी की पात्रता के आधार पर, ठीक है, जो लड़कियां हैं उनको स्कूटी देने का प्रावधान किया है और इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किसके लिए है, मेधावी लड़कियों के लिए है जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी के एग्जाम को क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हो गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पिछली बार सरकार ने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छी स्कीम है, उसको ध्यान रखना। निराश्रित महिला पेंशन योजना ध्यान रखना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ध्यान रखना। सुपोषण या फिर पुष्टाहार कार्यक्रम ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ये सब क्या है, सरकार के वुमेन इंपावरमेंट के लिए किए जा रहे प्रयास है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखो भाई, जो लखपति दीदी योजना सेंट्रल पर स्टार्ट की थी, ठीक है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लगभग उत्तर प्रदेश में 31 लाख दीदियों को टारगेट किया गया है, जिसमें से लगभग 2 लाख दीदियों को, ठीक है, 2 लाख से अधिक दीदियों को हमने लखपति की श्रेणी में शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये भी स्टेट की कुछ पॉइंट से ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं, इसको भी नोट डाउन कर लेना आप लोग कहीं पर, ठीक है, कि मुख्यमंत्री श्रमजीवी, ठीक है, महिला छात्रावास, ठीक है, इसके इस्टेब्लिशमेंट पे सरकार काम कर रही है। कहां पर, तो वाराणसी, नोट करो सारे पॉइंट, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी और आगरा, इन 6 जगहों पर सरकार मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास को स्टेब्लिश करने पर काम कर रही है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई जो महिला कर्मी है, जो महिला वर्कर्स है, वो यहाँ पर आकर के रह सके कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखो भाई, सरकार बता दी है कि भाई हमने क्या किया, मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस भर्ती में, ध्यान रखिए, पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य कर दी है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुमेन इंपावरमेंट के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें आप इस पॉइंट को शामिल करो कि पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की भर्ती अनिवार्य की गई है, ठीक है। मतलब आर्थिक मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ पॉइंट और ध्यान रखो, जैसे अभी हम देख रहे थे ना एग्रीकल्चर सेक्टर वाला, तो इसी के साथ आप चाहो तो एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, हमने मनरेगा के अंतर्गत इस बार लगभग 34 करोड़, ठीक है, पिछले बार 33 करोड़ टारगेट था, ठीक है, इस बार टारगेट कितना, 34 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा है। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का हमारा टारगेट है। इसके लिए मनरेगा के लिए हमने कितने रुपए का आवंटन किया है, इस बार हमने आवंटन किया 5372 करोड़ रुपए। प्रीवियस ईयर में कई बार प्रश्न पूछा हुआ कि मनरेगा के लिए सरकार का कितना लोकेशन है, ठीक है, तो 5372 करोड़ रुपए आवंटन है। 34 करोड़ मानव दिवस हम सृजित करने पर कार्य कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखनी है, 2 पॉइंट आप लोग अपने आंसर में शामिल कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अपने बजट का मैक्सिमम राशि 22% राशि इसके लिए आवंटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो यूपी तो पहले से ही एक्सप्रेस वे प्रदेश के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। यूपी में एक सबसे अच्छी बात है ना, यहाँ पर बहुत एक्सप्रेस वे है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक्सप्रेस बनाने पर काम करती है, ठीक है। इसी कारण से यूपी को हम लोग कई बार एक्सप्रेस वे प्रदेश के तौर पर भी जानते हैं। ये सीएम ने ही कहा था, सीएम था जो हमारे, उन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश एक एक्सप्रेस वे प्रदेश के तौर पर आगे बढ़ रहा है। इस बजट में हमने क्या किया है, इस बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे पर काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये एक्सप्रेस वे पहले से थे, इनको बस एक्सटेंड किया जा रहा है, जैसे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे जो कि पहले मेरठ था, उसको मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेस वे पर हम काम कर रहे हैं। विंध्य एक्सप्रेस वे, पहले गंगा एक्सप्रेस वे को हम क्या कर रहे हैं कि सोनभद्र तक जब जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए विंध्य एक्सप्रेस वे पर हम काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे, रीवा कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए, ठीक है,
हमने बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे पर काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये इस बार के बजट के 4 नए एक्सप्रेसवेज हैं जिन पर सरकार काम कर रही है, ठीक है। तो पहले पॉइंट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रश्न पूछे तो आप ये एक्सप्रेसवे, ये चारों एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल आप लोगों को देना ही देना है। क्लियर है मेरी बात, एकदम पॉइंट क्लियर समझ में आ रही है। इनके साथ साथ बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के साथ साथ हमने एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है, जो कि लगभग 9,500 करोड़ रुपए का है, ठीक है, 9,500 करोड़ रुपए का है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। नहीं सॉरी, 9,500 करोड़ का नहीं है। इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनेगा, इसके माध्यम से हम यूपी में लगभग 9500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर के आ सकते हैं। ये बात यहां पर बताई जा रही है, ठीक है ना। तो ये 4 नए एक्सप्रेसवे ध्यान रखना। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 22% का आवंटन किया, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा हमने क्या किया, तो मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हमने मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना पर काम किया है, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का आवंटन है, ठीक है। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन पर हम काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन पर हम काम कर रहे हैं, और उसके लिए 50 करोड़ रुपए का काम किया है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, ठीक है, सारे अवसंरचना के काम है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि अवसंरचना पे केवल यही पॉइंट मेंशन करना है, वो मेडिकल कॉलेज जितना आपने पढ़ा था ना, बलिया, बलरामपुर, फिर गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, वो सारे पॉइंट यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई आपका सब कुछ शामिल होगा ना, जैसे कि जितने भी अदर हम काम कर रहे हैं सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी पॉइंट आपको ध्यान में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए 22% का यहाँ पर राशि आवंटित की गई है, ठीक है। क्लियर हो मेरी बात, समझ में आ रही चीजें, आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा, वो चारों एक्सप्रेसवे को मैंने डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये डायरेक्टली बजट से उठाया गया पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्टली बजट में ये पॉइंट दिया गया था, तो थोड़ा समझने में मुश्किल आएगा, लेकिन मैंने उसको बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और देखो भाई, सरकार इन्वायरमेंट सेक्टर में क्या काम कर रही है। अच्छा, इन्वायरमेंट सेक्टर से पहले एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये था आप लोगों के लिए ब्रेक टाइम, ठीक है। देखो भाई, 1 घंटे की क्लास लगभग हो चुकी है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक क्लास में सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा यूपी बजट के संदर्भ में, ठीक है, और मैं कराने वाला हूं, निश्चिंत रहो। अभी तक मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जितने पॉइंट्स आपको दिए सब पॉइंट डिस्कस करता हूं, सब पॉइंट आपको समझाते चल रहा हूं, बस नोट डाउन करते चलोगे तो मजा आएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, बजट 2025-26 में निम्नलिखित क्षेत्रों के बजट आवंटन को घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। अभी तक जितना याद करा रहा था ना, अब समझ में आएगा क्यों याद करा रहा था कि सर एजुकेशन सेक्टर में 13% क्यों बता रहे थे, सर हेल्थ सेक्टर में 6% क्यों बता रहे थे, सर इंफ्रास्ट्रक्चर में 22% क्यों बता रहे थे, और सर ने तो सोशल सिक्योरिटी तो बताया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। 4 सेक्टर दिया गया आप लोगों को, आपसे ये कह रहा है कि इन 4 सेक्टर में जो सरकार ने बजट का एलोकेशन किया है उसको प्रतिशत में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आपके सामने विकल्प है, क्वेश्चन पढ़ लो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। जो बता सोशल सिक्योरिटी भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन तो समझ में आ रही है। मैंने इसीलिए क्लास के साथ साथ क्वेश्चन आपको शामिल कराते चला, ठीक है। अब देखो भाई, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के संदर्भ में देखो, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो वनों का क्षेत्रफल है वो 9.96% हो चुका है, ये अपने में एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वनीकरण और वृक्षारोपण में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। मतलब क्या, वनीकरण और वृक्षारोपण का मतलब क्या है कि वनावरण और वृक्षादन में वृद्धि, ग्रोथ इन वनावरण जो है, अगर हम उसकी बात करें तो यूपी पूरे भारत में 2nd स्थान पर है। एक पेड़ मां के नाम, बड़ा शानदार तरीके से काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हम क्या है, हमने वनावरण और वृक्षादन में बहुत तेजी से वृद्धि किया है, पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। यूपी की अगर इन्वायरमेंट पर यूपी के अगर क्लॉज में प्रश्न आता है तो ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, बाघों की संख्या, जो टाइगर की संख्या भारत उत्तर प्रदेश में 2018 में 173 से बढ़कर 2022 में 205 हो चुकी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि यूपी में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व है, सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, इसका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। जब भी क्वेश्चन दे रहा हूं वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, फिर आगे बढ़ो। और ध्यान दो भाई, गोरखपुर में देश का पहला, ध्यान रखना, गोरखपुर प्रीलिम्स के टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे थे ना, इतना कंफ्यूज आप लोग हो गए थे सर गोरखपुर है कि महाराजगंज, गोरखपुर मेन जिला है, उसका नाम याद रखो, ठीक है। गोरखपुर में देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध मतलब वल्चर होता है, हाँ, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है, संरक्षण केंद्र को स्टेब्लिश किया गया, अच्छी बात है। गोरखपुर में हमने, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में हमने उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। गोरखपुर के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, यूपी वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय, और फॉरेस्ट्री पर प्रश्न आता है तो ये पॉइंट आप लोग मेंशन करके आ सकते हैं, ठीक है, कि ये हम काम कर रहे हैं गोरखपुर के अंतर्गत। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़ो। हम हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है,
तो प्रदेश का सबसे बड़ा ये कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें लगभग 1.9 लाख हथकरघा बुनकर यहाँ पर शामिल है। ठीक है, इसके अलावा हम ध्यान दें तो लगभग यहाँ पर 5.5 लाख पावर लूम बुनकर यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में ये यूपी में एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसके लिए सरकार ने पीएम मित्र योजना, उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 लेकर के आया है। ठीक है, तो ये सरकार इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इतना ध्यान रखना कि ये हैंडलूम इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूपी में बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, और देखो भाई यहाँ पर क्या रहा भाई बात कि पीएम मित्र योजना के अंतर्गत हम टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के अंतर्गत हम कुछ पैसे का यहाँ पर आवंटन किया हमने, और अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत हम जो पावर लूम वर्कर्स हैं, पावर लूम जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए हम बहुत सस्ते दरों पर बिजली को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है भी रहा देखो कि उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, आंकड़ा गवर्नमेंट का है, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट के आंकड़े सबसे रिलायबल आंकड़े हैं, आप उनको कोड कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना, मींस में तो प्रश्न आएगा ही आएगा, फिल्म्स में यहां से प्रश्न आना ही चाहिए, मतलब अच्छी बात है, सबसे अच्छे प्रश्न यहां से बनेंगे। क्या तो ये अमाउंट मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, देखो साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या प्रावधान सरकार ने किया है। पहला प्रावधान ध्यान रखो, सरकार लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी स्टैब्लिश करने जा रही है। खतरनाक पॉइंट, एआई पर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे मेंस में, जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 5, 6 में, कहीं पर भी आपको ये बात कोट करनी है कि हम लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी पर कोई भी प्रश्न पूछे, आप ये बताओ कि हम भारत में 4 टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी का जो टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क है वो कहां पर स्टैब्लिश होगा, आईआईटी कानपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पर प्रश्न आ गया आपसे, आपको ये बात कमेंट मतलब अपने आंसर में शामिल करना ही करना है कि यूपी क्या करने जा रही है, अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क करेगी, पार्क को स्टैब्लिश करने जा रही है टीटीआरपी, जिसका उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी है, और ये आईआईटी कानपुर में किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि भारत में 4 प्रकार के टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क को स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहां पर, तो आईआईसी बेंगलुरु में जो स्टैब्लिश हो रहा है वो रोबोटिक्स वाला है। ठीक है, आईआईटी इंदौर में हेल्थ केयर सेक्टर वाला है, और आईएसएम धनबाद जहां से मैं हूं वहां पर माइनिंग सेक्टर का क्या है भाई, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क को स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत में 4 टीटीआरपी पर काम चल रहे हैं हम लोग, जिसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टीटीआरपी है वो आईआईटी कानपुर में स्टैब्लिश किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइबर सिक्योरिटी पर अगर प्रश्न पूछे आप ये बात कमेंट करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में स्टैब्लिश किया, ये बात ध्यान रखना। प्रीलिम्स में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहां पर स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, तो आप नोएडा मार कर नोएडा टिक करके आंसर में आओगे, नोएडा नहीं है, क्या है, लखनऊ है। इसके अलावा सरकार कुछ बातें और बता रही है, क्या ध्यान दीजिएगा, सरकार करेगी गौतम बुद्ध नगर को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब के रूप में बनाने वाले, इस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सरकार बता रही है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, कैसे भाई, सरकार कह रही है कि जो मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग है पूरे भारत में, मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में 65% कंट्रीब्यूशन किसका है, यूपी का है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रश्न आपसे पूछता है, ये फैक्ट डाल करके अपने आंसर में हो सकता हो कि प्रीलिम्स में आप डाटा पूछते वहां पर इस टॉपिक से प्रश्न पूछ दे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन में यूपी का जो भागीदारी है वो 55% है, और इसके साथ ये देश में नंबर 1 पर है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने 2 पॉइंट देख लिया, आपने देखा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तौर पर स्टैब्लिश कर रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पर इस सेक्टर में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर, ये कुछ पॉइंट ध्यान हो गए आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में, साइबर सिक्योरिटी के लिए टीटीआरपी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क आईआईटी कानपुर में। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा को हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर एक फैक्ट भी दे रहा है, कह रहा है कि अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पूरे भारत का 65% भारत का उत्तर प्रदेश में होता है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो प्रोडक्शन था उसका लगभग 55% उत्तर प्रदेश में होता है। और एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है।
क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब देखो सरकार कह रही है यहां पर बजट के अंतर्गत कि 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ हम 8 डेटा सेंटर पार्क को स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी जो टोटल क्षमता होगी 900 मेगावाट क्षमता होगी, ठीक है। तो 8 डेटा सेंटर भी यहां पर स्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ सरकार कह रही है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए, ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 को स्टेब्लिश किया। उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख पॉलिसी जिन पर मेंस में प्रश्न बन सकता है उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, जहां पर मैंने 16 इंपॉर्टेंट पॉलिसी कवर कराई है। कंप्लीट करो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और देखो भाई, ठीक है ना, तो हाँ, अब ये पॉइंट ध्यान रखना, साइंस एंड टेक के संदर्भ में सरकार क्या प्रयास कर रही है, ठीक है। प्रदेश में साइंस पार्कों की स्थापना की जाएगी, साइंस सिटी को स्टेब्लिश किया जाएगा, और जो नक्षत्रशालाएं हैं, ठीक है, नक्षत्रशाला क्या होता है वो, उसका अंग्रेजी क्या होता है यार, बुला गए कुछ, प्लेनेटोरियम, ठीक है, उनको स्टेब्लिश करने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंस सिटी, अभी तक हमने क्या देखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में, साइंस सिटी आगरा में स्टेब्लिश की जा रही है। इसके साथ साथ वाराणसी में भी साइंस सिटी स्टेब्लिश की जा रही है, और वाराणसी में साइंस सिटी के साथ साथ नक्षत्रशाला की भी स्थापना की जा रही है। ये साइंस एंड टेक के संदर्भ में सरकार के कुछ एफर्ट्स है, ठीक है। मानो प्रश्न पूछ दिया साइंस सिटी के संदर्भ में तो बता देना, एजुकेशन सेक्टर में पूछ दे तो भी आप इस बात को मेंशन कर सकते हो कि भाई हम प्रदेश में विज्ञान पार्कों पर, साइंस सिटीज पर काम कर रहे हैं, नक्षत्रशालाओं का निर्माण कर रहे हैं। एग्जाम्पल है आगरा और वाराणसी, ठीक है, ये पॉइंट कोट कर देना। और देखो भाई, ये सब तो हो चुका है, ठीक है। क्या भाई, साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो आवंटन है वो 3 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए लगभग 5 करोड़ का आवंटन रखा गया है, ठीक है। और यहां पर एक बात बताया जा रहा है बहुत क्लियरली, क्या कि हमने बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत विशेष ध्यान दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है कि यूपी की जो विधानसभा है वो भारत की पहली ई विधानसभा के तौर पर स्टेब्लिश हुई है, ठीक है। मानो आपने ई गवर्नेंस में प्रश्न पूछे, आप इस पॉइंट को मेंशन करके आना अपने आंसर, ठीक है ना। और भाई प्रीलिम्स में तो प्रश्न पूछ सकता है कि भाई भारत की सबसे पहली ई विधानसभा कौन सी है, तो यूपी की विधानसभा है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आप लोग, डेटा सेंटर पार्क जो हम स्टेब्लिश कर रहे हैं वो 8 है। 30,000 करोड़ रुपए का अनुमानित इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है। 900 मेगावाट क्षमता का हमारा टारगेट यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर काम कर रही है। 8 स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ठीक है। किसके क्षेत्र में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा वो आईआईटी कानपुर के नोएडा वाले परिसर में स्टेब्लिश किया जाएगा। और ड्रोन के सेक्टर में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम स्टेब्लिश करने आ रहे हैं वो आईआईटी कानपुर में करेंगे। और उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, जो कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन आईएमएस मेडिकल कॉलेज कुछ है ये, ठीक है, उस क्षेत्र में स्टेब्लिश किया गया था, जो कि हेल्थ सेक्टर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अब समझो ये पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं। मानो आपसे प्रश्न पूछ दे, ठीक है, क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूपी गवर्नमेंट के प्रयास, तो भाई पहला आपका हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिटी है वो हो गया। दूसरा क्या हो गया आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हमने क्या किया है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए भी टीटीआरपी पार्क की स्थापना की है, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर ये पॉइंट मेंशन करो कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, कहां पर, आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में। बहुत अच्छा पॉइंट है। मानो ड्रोन पर प्रश्न आया, आप बताओ कि हम आईआईटी कानपुर में ड्रोन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर पे प्रश्न है, बताओ कि हमने लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर स्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स ना आपको मेंस में यूज करने पड़ेंगे। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, यहां से प्रीलिम्स में डायरेक्टली प्रश्न यहां से बनेगा, नो डाउट बनेगा प्रश्न, ठीक है। तो आप चीजों को तैयार करो। प्लस अब देखो भाई, अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया हुआ है, तो 58 जो अर्बन बॉडीज हैं उनको हम आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के तौर पर स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले कि हम स्टेट कैपिटल रीजन हमने स्टेब्लिश किया, ठीक है। स्टेट कैपिटल रीजन, जो स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है वो 6 जिलों को शामिल किया गया, इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ठीक है। इनको शामिल करते हुए सभी अलग अलग रीजन के लिए हमने एक रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये शहरी विकास का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट करना। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखो, प्रदेश में जो अर्बन फ्लडिंग की समस्या होती है, ठीक है, उसके लिए हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ किया हुआ है, ताकि जो शहरों को बाढ़ और जल भराव की समस्या से मुक्ति मिल पाए, ठीक है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अर्बन में, ठीक है,
हमने लगभग 17 लाख आवास प्रदान किए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, जो एनसीआर को आपका दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ इस पूरे कॉरिडोर को संचालित करता है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसी साल, ठीक है, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा प्रयास हो गया। अर्बन सेक्टर में हाउसिंग फॉर ऑल के लिए आपने देख लिया, अर्बन सेक्टर में आपने अर्बन फ्लडिंग के लिए देख लिया, आपने अर्बन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए आपने देखा कि भाई जो स्टेट कैपिटल रीजन का हमने कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा है, उनके हर क्षेत्र के लिए हम अलग अलग रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। प्लस 58 अर्बन बॉडीज के लिए हमने आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के तौर पर डेवलप करने का उनको टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट काम है, नोट कर लेना इसको भी। अब देखो भाई, इसके बाद देखो, अगर हम बात करें तो टूरिज्म और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कौन सा प्रयास किए, ठीक है, तो मथुरा वृंदावन कॉरिडोर हो गया, अयोध्या पर्यटन हो गया, चित्रकूट मथुरा पर्यटन हो गया, प्रमुख मंत्रियों के जीर्णोद्धार के लिए हम काम कर रहे हैं। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्लेन से पूछ सकता है, सीतापुर के नमिसारण में वेद विज्ञान केंद्र को स्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, वेद विज्ञान केंद्र को स्टेब्लिश किया जा रहा है, ये ध्यान रखना, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस इसके साथ साथ जो हमारे सीएम साहब वो कहते हैं कि हेल्थ टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अभी बताओ कि उत्तर प्रदेश केवल धार्मिक टूरिज्म की बात नहीं करता है, हम हेल्थ टूरिज्म की बात भी कर रहे हैं। इसी के लिए हमने लखनऊ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेल्थ सेक्टर का स्टेब्लिश किया है। लिंक करना समझ पा रहे हो कैसे लिंक करना है चीजों का, ठीक है। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बेहतर उपयोग करें हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत, ऐसे कुछ पॉइंट बता करके हेल्थ टूरिज्म को भी यहाँ पर शामिल करो आप लोग। आप महाकुंभ का एग्जाम्पल दो कि महाकुंभ के कारण से इस बार पूरे भारत में सबसे अधिक जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं वो कहां पर आए हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आए। लगभग 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पर आकर के स्नान किया। केवल धार्मिक अवसर नहीं था ये, इसने एक बहुत ही खगोलीय अवसर भी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवसर भी था, जिसने यूपी की इकोनॉमी के साथ साथ भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है। तो ये कुछ टूरिज्म के पॉइंट आप लोग अपने आंसर में शामिल कर सकते हो, ठीक है ना। देखो भाई, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो हमने टोटल बजट का एलोकेशन किया वो कितना है, 4% है। वो क्वेश्चन याद आ रहा है प्रीलिम्स वाला जो अभी हमने एमसीक्यू देखा था क्वेश्चन, ठीक है। तो 4% बजट का एलोकेशन हमने सोशल सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई ध्यान देना, मानो आपसे प्रश्न पूछा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, ठीक है, 0-1 पर प्रश्न पूछ दिया, मानो आपसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में प्रश्न पूछ दिया, तो आप एक बात बताना, सरकार यहां पर कहती है और प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछ भी सकता है कि जीरो पॉवर्टी अभियान कब स्टार्ट किया गया। डेट याद कर लो, 2 अक्टूबर 2024, गांधी जी की जयंती के अवसर पर हमने जीरो पॉवर्टी स्कीम स्टार्ट की, अभियान स्टार्ट किया है। इस अभियान का टारगेट क्या है कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को टारगेट करें और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने और उनकी एनुअल इनकम को कम से कम 1,25,000 करने तक का हम टारगेट रखें, ठीक है। प्रश्न क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत कब की गई, 4 डेट देगा, अच्छा यहाँ पे आंसर पहले से ठीक है, ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला पूछेगा क्या, जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम कितना रुपए तक लाने का है, ठीक है। अंडर द जीरो पॉवर्टी अभियान व्हाट इज द गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर द मिनिमम एनुअल इनकम फॉर पुअर फैमिलीज। 4 विकल्प है, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो यहाँ पर, ठीक है ना। चीजें क्लिक करते चलोगे तो मजा आएगा। अब देखो भाई, 2 सेक्टर और बचा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एक एमएसएमई है और एक आपका एनर्जी सेक्टर है, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर के संदर्भ में कुछ पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। पहला भाई, एमएसएमई के संदर्भ में अगर मैं कुछ फैक्ट देखूं सरकार कहते हैं कि आज हम लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ देश में नंबर 1 पर है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख एमएसएमई स्टेब्लिश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपनी एमएसएमईज के लिए 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी प्रोवाइड करा रहा है। अब उसके संदर्भ में देखो, सरकार ने इस बार एक बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। 2024-25 में इसको स्टार्ट किया गया था और 25-26 में इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इसका टारगेट क्या है कि हम उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। 1 वर्ष में 1 लाख युवाओं को यहाँ पर स्वरोजगार से हम जोड़ेंगे, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। ये इस टारगेट के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत इस बार के बजट में हमने 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया हुआ है, ठीक है। तो एमएसएमईज के लिए 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आप लोगों को ध्यान यहां पर रखना है। प्लस एनर्जी सेक्टर के संदर्भ में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट। पहला क्या, सोलर एनर्जी के लिए हम 2 प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पहला प्रयास क्या कर रहे हैं, एक 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टेब्लिश कर रहे हैं, किसकी सहायता से,
कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से कहां पर स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो जालौन में स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला काम ध्यान रखना, जालौन में 500 मेगावाट का कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को स्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या, हम एक 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्टेब्लिश कर रहे हैं कहां पर, झांसी में, किसकी सहायता से, तो एनटीपीसी की सहायता से, एनटीपीसी की सहायता से, ठीक है। ध्यान रखना, इस बात को मेंशन कर लेना, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकता है, मेंस में प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे नवीकरणीय ऊर्जा पे प्रश्न पूछे तो आप ये 2 एग्जांपल कोट कर सकते हो। प्लस अगर हम बजट की बात करें तो इस बार के बजट में एनर्जी सेक्टर के लिए लगभग 6.7% का आवंटन किया गया है, जो कि बाकी राज्यों के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छी बात है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा यहाँ पर टारगेट को आप लोगों को दिख भी रहा है, ठीक है। और समझो भाई, हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, जल विद्युत परियोजना पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जालौन में 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना, प्लस झांसी में, अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर लिखा भी होगा, झांसी का भी लिखा होगा, झांसी में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, ये 2 सौर ऊर्जा संयंत्र स्टैब्लिश करने पर सरकार यहाँ पर काम कर रही है। प्लस इसके साथ साथ आप ध्यान दोगे तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले 5 वर्षों में मतलब 2027 तक हमारा जो टारगेट है वो है 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का। ध्यान रखना, यूपी की सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, इसके अंतर्गत हमने आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट का टारगेट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। इसी पॉलिसी के अंतर्गत हमने एक टारगेट यहां पर रखा हुआ है, क्या, कि हम सूर्य मित्र को बनाएंगे, ठीक है। हम सूर्य मित्र बनाएंगे। सूर्य मित्र क्या है, सूर्य मित्र एकदम स्किल डेवलपमेंट के साथ कुछ लोग हैं जो कि सोलर एनर्जी के संदर्भ में कार्य करेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि 2025-26 के बजट में हमने 3000 स्किल्ड सूर्य मित्र को बनाने पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हमने एक काम और किया हुआ है एनर्जी सेक्टर के संदर्भ में कि हम इलेक्ट्रिक बसों की क्रय कर रहे हैं ताकि एनर्जी हमारा भाई एक रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में हम आगे बढ़ पाए, और इसके लिए चार्जिंग स्टेशन को भी स्टेब्लिश किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखो आज का क्लास आपका यहाँ पर खत्म होता है। मैंने कुछ 2-3 पॉइंट ऐड किया हुआ है अल्पसंख्यक कल्याण और जनजाति कल्याण के संदर्भ में, कुछ नहीं है, पॉइंट बस देख लीजिएगा। खेल और युवा कल्याण के संदर्भ में कुछ पॉइंट आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। दरअसल क्या हो गया, मेरा डिवाइस यहाँ पर, 1 मिनट बताता हूँ, समय दे दो मुझे ताकि मैं इसको कवर भी करा देता हूँ अच्छे से। 1 मिनट का बस समय दीजिए आप। ये मेरा सिस्टम डिस्चार्ज हो गया था, अगर डिस्चार्ज होता तो फिर क्लास नहीं हो पाती आप लोग। यहाँ देखो भाई, यूथ और स्पोर्ट्स के संदर्भ में सरकार यहाँ पर क्या प्रयास कर रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस संदर्भ में हम लोगों ने मेरठ में, ठीक है, एक खेल विश्वविद्यालय का हम निर्माण करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला काम स्पोर्ट के संदर्भ में और युवा के संदर्भ में। दूसरा काम, वाराणसी में हमने पीपीपी मॉडल पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को हम बहुत ज्यादा डेवलप करने पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और देखो क्या था कि एक जनपद एक खेल के अंतर्गत लगभग 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। और जो 3 जनपद बचे हुए हैं उनमें आगे भी हम लोग काम करने वाले हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के संदर्भ में 3 पॉइंट, मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी, वाराणसी में पीपीपी मॉडल पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को डेवलप कर रहे हैं, प्लस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के संदर्भ में 72 जनपदों पर हम काम कर रहे हैं और 3 जनपदों पर भी हम काम करने वाले हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बताया जा रहा है कि भाई कि देखो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हमने 1998 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनजाति कल्याण के लिए 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इन दोनों के संदर्भ में सरकार ने क्या किया हुआ यहाँ पर कुछ आवंटन किया है, बस ये पॉइंट बजट के अंतर्गत बताई गई थी, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, ये आपकी बजट के संदर्भ में पूरी क्लास थी। देखो भाई ध्यान समझना, जितने भी लोग मेंस देने जा रहे हो या फिर मेंस की आप लोग तैयारी करोगे कभी ना कभी, ठीक है, तो आपको मेंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बजट के संदर्भ में मैंने 5 प्रश्न आप लोगों के लिए फ्रेम किया हूं। बजट के संदर्भ में बहुत अच्छे प्रश्न है, ठीक है, 4 ही प्रश्न है, 4 प्रश्न मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। ये चारों प्रश्न की आप लोग को आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। इसका आंसर लिख करके आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर करो, ठीक है। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर के अपना पीडीएफ बना करके शेयर कर देना, ठीक है। मेंस के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, वो इनिशिएटिव आप लोग ध्यान रखना। और इसके साथ साथ तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि प्रीलिम्स का होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यूपी की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
हाँ समझना, क्वेश्चन समझना बहुत क्लियर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एम्स टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2029। ठीक है भाई, कह रहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने फाइनेंशियल 2025-26 के बजट में 10 क्षेत्रों पर फोकस किया है। ठीक है, इसमें कृषि, आधारभूत संरचना और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल है। फिर कह रहा है यह लक्ष्य भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की राष्ट्रीय योजना के अनुरूप है। 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना कि चारों स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, यहां पर आपके सामने विकल्प दिया गया है, विकल्प टिक करो, आगे बढ़ो। ये हमारी बजट की पूरी क्लास थी। मैं फिर से बता रहा हूं, बजट के संदर्भ में हमने जो क्लास आज डिस्कस की है, ये अपने में यूनिक क्लास और वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट को टारगेट करते हुए हमने बहुत कुछ चीजें यहाँ पर की है। ठीक है, ये सब आप करिए। मेंस के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं, आरओ के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं। आरओ के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बैचेस चल रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज और मास्टर क्लास, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्रयास है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज है। ये सब चीजों से आप लोग जुड़ो, काम करो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, क्लास कैसी लगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।